नहीं करता। हाँ सेम है। मैंने कहा इसका एक पार्ट रहने दें फिर। अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लो। पिछली क्लास में मॉडिफिकेशन पे एंड किया था और मैंने दो सवाल दिए थे। एक मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन 7 दिया था और एक 2000 पता नहीं कौन सा दिसंबर 18 क्वेश्चन नंबर 4 दिया था और उसमें कोई मसला नहीं होगा। दिसंबर 18 में रिकंसिलेशन वो सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि आप एसेट का अकाउंट बना दें, क्योंकि ओपनिंग से क्लोजिंग तक रिकंसिलेशन से मुराद है जो जो ट्रांजैक्शंस फॉर द ईयर है वो लिख के दिखा दें बस। अब आप उसको टेबुलर फॉर्मेट में बना दें या वो रिकंसिलेशन है, या तो होता ना दो कोई क्लोजिंग चीजों के दो क्लोजिंग बैलेंसेस की रिकंसिलेशन, तो हम कहें कि हाँ फलानी वजह से डिफरेंस है। ओपनिंग और क्लोजिंग की रिकंसिलेशन कह रहा है तो वो एसेट स्केड्यूल बनाने को कह रहा है, तो एसेट और लायबिलिटी का टी अकाउंट बनाना था बस। वो मैंने सोल्यूशन दिया था बस उस फॉर्मेट से करके जैसे वर्किंग सिखाई है। तो जो यहां बैठे हुए लोग हैं अज्यूमिंग कि वो सच बोल रहे हैं, उन्होंने किया है, तो उनको कोई मसला नहीं है और आप लोगों को भी कोई मसला नहीं होगा। तो फिर मसला है तो फिर पूछ लेना। इसकी प्रैक्टिस आप एक और सवाल कर सकते हैं, इसकी भी और अभी सब लीज पढ़ाने लगा उसकी भी। दिसंबर 17 क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट ए, दिसंबर 17 क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट ए, होमवर्क समझ लें इसको। ये मॉडिफिकेशन की भी प्रैक्टिस है और जो सब लीज कराने लगा हूं उसकी भी प्रैक्टिस है। चले नोट्स पे आते हैं। मॉडिफिकेशन पे एंड किया था, लेसी के डिस्क्लोजर्स ये लेसर जैसे हैं इस लिहाज से कि जिस तरह लेसर में मैच्योरिटी एनालिसिस है ना, इसमें भी मैच्योरिटी एनालिसिस है और उसके अलावा सिर्फ चीजों को लिस्ट डाउन करना है, उसमें कोई टेक्निकलिटी नहीं है। तो वो मैं आपको नहीं पढ़ा रहा और आपने अगर पढ़ना है तो या तो ओरिजिनल आईएएस से देख लें या आईकैप की बुक से देख लें। काफी उसमें सिंपली लिस्ट है, यानी लिस्ट है कि आपने बताना है डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर की फिगर बता दें, फाइनेंस कॉस्ट की फिगर बता दें, सब लीज इनकम है वो बता दें, या अभी मैं आपको एक्सेप्शनल अकाउंटिंग बताने लगा हूं वो बता दें, जो इस साल में नए लीजेस पे एसेट्स किए हैं वो बता दें, जो पैसे दिए हैं वो बता दें। सिंपली लिस्ट डाउन है इंफॉर्मेशन, कोई टेक्निकलिटी नहीं है। तो वो आप आईकैप की बुक से पढ़ लें, चाहे डिस्क्लोजर चाहे ओरिजिनल आईएएस से पढ़ लें। लेसी की बुक्स में जो लीज की अकाउंटिंग पढ़ी है, राइट ऑफ यूज डेबिट और लीज लायबिलिटी क्रेडिट, किस अमाउंट से? पीवी ऑफ लीज पेमेंट्स। ये नॉर्मल अकाउंटिंग है, यानी लेसी की बुक्स में लीज ऐसे ही अकाउंट फॉर होगी। दो सिनेरियो ऐसे हैं जिसमें आईएएस ने लेसी को इजाजत दी है कि वो चाहे तो यही वाली अकाउंटिंग चला ले और चाहे तो एक सादी अकाउंटिंग कर ले, और वो दो सिनेरियो हैं शॉर्ट टर्म लीज और सस्ते एसेट्स की लीज। शॉर्ट टर्म लीज नाम से लग रहा है ये वो लीज है जिसमें लीज टर्म एक साल के अंदर अंदर होगी, बस ये शॉर्ट टर्म लीज है। और सस्ता एसेट ये सब्जेक्टिव मामला है कि सस्ते से क्या मुराद है। इसमें टेक्निकल बात सिर्फ इतनी है कि जब हमने सस्ता एसेट देखना है ना, तो अपने लिहाज से सस्ता नहीं देखना। जैसे अगर कोई गरीब कंपनी होगी तो उसके लिए गाड़ी बहुत महंगा एसेट होगा, लेकिन अगर कोई बहुत बड़ी कंपनी है तो उसके लिए गाड़ी कोई एसेट ही नहीं है कोई खास महंगा। और दूसरा, हम बेशक यूज्ड एसेट को लीज पे ले रहे हो और यूज्ड होगा तो सस्ता होगा निस्बतन, लेकिन ये सस्ता है कि नहीं है ये उस यूज्ड की वैल्यू देख के चेक नहीं करना।
ये चेक करना है कि जब ये नया होता था तो क्या था। जैसे गाड़ी है, अगर हम कोई 20-25 साल पुरानी मेहरान वो लीज करा रहे हैं तो वो तो 1.5-2 लाख की मिल जाएगी। लेकिन नई मेहरान, अब तो खैर चले बंद है, लेकिन अगर नई मेहरान होती तो वो को 12 लाख की होती। तो हम बेशक अभी यूज्ड मेहरान लीज पे करा रहे हैं सिर्फ लाख की, लेकिन वो नई कितने की होती थी, इसकी बेस पे फैसला करना है कि सस्ता है कि नहीं है। ये बातें जो मैंने की हैं ये पेज 5 के टॉप पे देखें, एक डब्बा बना के लिखी हुई है, पढ़ के देख लीजिए। पेज 5 के टॉप पे एक्सेप्शन अकाउंटिंग फॉर लीज। इसमें एक तो ये कि दो चीजें हैं, शॉर्ट टर्म लीज और सस्ते एसेट्स की लीज। और लेसी की मर्जी है, लेसी में इलेक्ट, लेसी की मर्जी है कि वो उसके लिए नॉर्मल अकाउंटिंग ना करे, एक शॉर्ट टर्म लीज के लिए और दूसरी सस्ते एसेट के लिए। सस्ता एसेट क्या है, ये जो मैंने आपको जबानी बताया है, ये डब्बे में लिखा हुआ है, पढ़ के देख लें फिर आगे चलूं। है जी, ये जो कि सब्जेक्टिव मामला है ना, इवन के इसके ना जो बेसिस फॉर कंक्लूजन है उनमें भी जस्ट एक डिस्कशन के तौर पे कहा हुआ है कि जी आप $5,000 को मान लें सस्ता, यानी जो $5,000 से नीचे है वो सस्ता है, जो $5,000 से ऊपर है वो। लेकिन ये हमेशा तो रहेगा नहीं ना, तो इकोनॉमी के हिसाब से फर्क पड़ेगा, मुल्क के हिसाब से फर्क पड़ेगा, तो इसलिए सब्जेक्टिव मामला है। अगर ये टेस्ट हो तो वो बताएगा कि ये लो वैल्यू एसेट है, खुद से जज नहीं कर सकते आप। मतलब जैसे 25 साल पुरानी मेहरान या एग्जांपल, तो ये 25 साल पहले उसकी क्या वैल्यू थी, नहीं अगर लेते, या आज जो नई वैल्यू, आज जो नया है, आज जो नया होता है। हाँ जी, ओके। अच्छा, अब ये एक्सेप्शनल अकाउंटिंग है क्या? चूंकि छोटी सी लीज है, जब है ही साल के अंदर अंदर, तो क्या डिस्काउंटिंग करनी है? जब है ही साल की तो डिस्काउंटिंग क्या करनी है? क्या डिस्काउंटिंग करें? राइट ऑफ यूज बनाएं, फिर उसको डेप्रिशिएट करें। तो जब है ही 1 साल तो सीधा सीधा एक्सपेंस बनाएं, जो किराया दें सीधा सीधा एक्सपेंस। इसी तरह जो सस्ता एसेट है वो पहले ही बेचारा सस्ता है, फिर उसकी पीवी भी निकालेंगे, फिर उसको डेप्रिशिएट भी करेंगे। तो इसलिए इनको इतनी गहराई में नहीं लेके जाएंगे और सिंपली इनको एक्सपेंस बना देंगे। अगर 2 अकाउंटिंग ईयर आ भी गए, 2 अकाउंटिंग ईयर तो हो सकते हैं ना, या अगर लो वैल्यू एसेट है तो वो 4 साल का भी हो सकता है, तो उसमें फिर डेप्रिसिएशन का मसला आएगा। इसी तरह से जो रेंटल्स हैं वो हो सकता है कैश फ्लो पहले साल में हल्का हो, दूसरे साल में ज्यादा हो, तो इसलिए डेप्रिसिएशन के इश्यू से बचने के लिए एसेट भी नहीं बनाना। और वो जो मसला है कि कभी रेंटल हो सकता है ज्यादा हो कभी कम हो, उसको भी बचने के लिए वो वाले रूल हैं जो लेसर में ऑपरेटिंग लीज के होते थे। क्या? कि टोटल लीज पेमेंट्स इवनली फैला दें, स्ट्रेट लाइन पे फैला दें। ये इसकी एक्सेप्शनल अकाउंटिंग है, डब्बे के नीचे लिखी हुई है। जो ऑपरेटिंग लीज लेसर के लिए तरीका होता था, ये वही वाला तरीका है कि टोटल लीज पेमेंट्स को स्ट्रेट लाइन पे पूरे लीज पीरियड पे फैला दें, और एसेट को डेप्रिशिएट करना ही नहीं क्योंकि हमने तो एसेट रिकॉर्ड नहीं किया। तो सीधा सीधा जो किराया है बस वो एक्सपेंस है ओवर द लीज टर्म, स्ट्रेट लाइन बेसिस पे। जी, पढ़ लिया।
चले, ये थी एक्सेप्शनल अकाउंटिंग। अब लेसी में एक टॉपिक है सब लीज। सब लीज नाम से अंदाजा हो रहा है कि है लेसी, उसने लिया किराए पे है और आगे भी किराए पे दे दिया है। अगर फाइनेंस लीज पे लिया है तो भी आगे किराए पे दे सकता है, और अगर ऑपरेटिंग लीज पे लिया है तो भी किराए पे तो दे ही सकता है। तो ये है सब लीज। इसमें एक टर्म है हेड लीज। ये क्या लगता है हेड लीज? जो पहली वाली लीज है। चूंकि लेसी ने अपनी बुक्स में राइट ऑफ यूज डेबिट और लीज लायबिलिटी तो क्रेडिट की हुई है क्योंकि वो लेसी है, और अब चूंकि वो लेसर भी बनने लगा है तो फिर लेसर वाली अकाउंटिंग भी करनी पड़ेगी। इसमें दो सिनेरियो हैं कि अगर वो लेसर बन रहा है और वो फाइनेंस लीज पे दे रहा है तो क्या करना है, और अगर लेसर बन के वो ऑपरेटिंग लीज पे दे रहा है तो क्या करना है। खुद उसने ऑपरेटिंग पे लिया है कि फाइनेंस पे लिया है ये मैटर नहीं कर रहा, क्योंकि वो तो अपनी बुक्स में एक ही अकाउंटिंग कर रहा है, यानी राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट। लेकिन अगर वो आगे ऑपरेटिंग लीज पे दे रहा है तो अकाउंटिंग और है, आगे फाइनेंस लीज पे दे रहा है तो अकाउंटिंग और है। पहले ऑपरेटिंग लीज की बात करते हैं। इसमें ऑपरेटिंग में या फाइनेंस ये अब चेंज हो जाएगी चीज, ये प्रैक्टिकली देखने जाता है। वो वाला के देखें, इसमें भी मैक्सिमम वो वाली बात शायद निकल जाए जो ओनरशिप ट्रांसफर की होती थी, क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर होना जरूरी नहीं है ना, फिर भी फाइनेंस लीज हो सकती है। तो अगर उसने खुद फाइनेंस लीज पे लिया हुआ है कि सारे पैसे पूरे करके वो लेसर को दे रहा है, तो फिर वो अगले लेसी से भी सारे पैसे ले सकता है, तो वो आगे भी फाइनेंस लीज हो सकती है। यानी बातें वही है वो वाली। अगर ये ऑपरेटिंग है, अगर इसने ऑपरेटिंग पे लिया, हाँ, अगर इसने ऑपरेटिंग लिया तो आगे फाइनेंस पे देगा, ये नहीं हो सकेगा, क्योंकि जब खुद ही रिस्क एंड रिवॉर्ड का मालिक नहीं है तो आगे कहां देगा। देखें, अगर हेड लीज फाइनेंस है, अच्छा इसमें मैं ना पहले आपको मैं ट्रीटमेंट बता दूं, क्योंकि इसमें फर्क ये है कि अब हम बात जब एसेट की कर रहे हैं तो हम एसेट किसको कह रहे हैं। पहले ऑपरेटिंग लीज देखते हैं। इसी पेज के एंड पे डब्बा बना हुआ है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें देख लें, पढ़ के देख लें, समझ आ जाएंगी। पेज 5 के एंड पे दूसरे पेज के टॉप पे ऑपरेटिंग है, दोबारा फाइनेंस लिखा गया। एक मिनट पॉज करना, मैं वो फाइल जरा अपलोड कर लूं। अच्छा, जिन्होंने ये लेसी के नोट्स, लेसी वाले डाउनलोड किए हैं 15 अक्टूबर 7:15 के बाद, तो मैंने उसमें वो अपडेट कर दिया है। जिन्होंने पहले किए थे, पेज नंबर 6 के टॉप पे डब्बे की हेडिंग में सब लीज क्लासिफाइड एज फाइनेंस लीज लिखा हुआ है, दोबारा वो वाला ऑपरेटिंग है, यानी जो पेज 6 के टॉप पे है ना, वो ऑपरेटिंग है। सब लीज, सब लीज में लेसी के पास राइट ऑफ यूज एसेट है। लेसी की बुक्स में अंडरलाइंग एसेट है, यानी लेसी की बुक्स में प्लांट आ रहा है एसेट, या राइट ऑफ यूज एसेट आ रहा है। तो जब इसके पास राइट ऑफ यूज एसेट है तो फिर ये सब लीज भी राइट ऑफ यूज एसेट की कर रहा है, यानी वो प्लांट की सब लीज नहीं कर रहा। प्लांट तो उसका है ही नहीं ना, प्लांट का तो वो ओनर नहीं है, तो उसके पास जो प्लांट यूज करने का हक है वो इस हक एसेट की लीज कर रहा है। तो ये जो फाइनेंस लीज है कि ऑपरेटिंग लीज है, इस बात का फैसला प्लांट के हिसाब से नहीं होगा, इसके हिसाब से होगा। जैसे
फाइनेंस लीज में हम एक देखते थे कि जो लीज टर्म है वो मेजर पोर्शन ऑफ एसेट की इकोनॉमिक लाइफ है। अब प्लांट की ओरिजिनल लाइफ हो सकता है 50 साल हो, लेकिन राइट ऑफ यूज की जो लाइफ है, जो उसका पीरियड है, वो अगर 15 साल है, तो हमने इस 15 को सामने रख के देखना है कि सब लीज अगर 12 साल की है तो इसका मतलब मेजर पोर्शन है। यानी सब लीज का फैसला राइट ऑफ यूज की बेस पे करना है, अंडरलाइंग एसेट की बेस पे नहीं करना है। ये पूछ रहे थे आप? तो हमने फैसला राइट ऑफ यूज को देख के करना है, क्योंकि लेसी राइट ऑफ यूज को लीज पे दे रहा है, प्लांट को लीज पे नहीं दे रहा। अच्छा, फिजिकली प्लांट ही दे रहा है, लेकिन अपनी बुक्स के मुताबिक देखें तो वो राइट ऑफ यूज एसेट को लीज पे दे रहा है। तो फाइनेंस लीज करना है सब लीज को कि ऑपरेटिंग लीज करना है, इसका फैसला राइट ऑफ यूज की बेस पे होना है, ओरिजिनल प्लांट की बेस पे नहीं होना है। अगर ये लेसी कोई शॉर्ट टर्म लीज, जो उसने शॉर्ट टर्म लीज अपने पास रिकॉर्ड की हुई थी एक्सेप्शनल अकाउंटिंग के मुताबिक, दोबारा ये सब लीज हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं? लेसी की बात कर रहे हैं ना। तो लेसी ने ओरिजिनल वाली लीज को, हेड लीज को, अगर अपनी बुक्स में एक्सेप्शनल अकाउंटिंग के मुताबिक चलाया हुआ है, एक्सेप्शनल अकाउंटिंग के मुताबिक, तो बेशक ये आगे 4 साल के ही क्यों ना दे रहा हो, इवन देन वो उसको ऑपरेटिंग लीज ट्रीट करेगा। ये डब्बे से ऊपर जो 4-5 लाइनें लिखी हैं ये पढ़ लें। सब लीज की हेडिंग के नीचे जो फाइनेंस लीज के डब्बे से ऊपर 4-5 लाइनें लिखी हैं वो पढ़ लें, क्लासिफिकेशन ऑफ सब लीज की हेडिंग के नाम से। बल्कि 4 साल की मैंने वो मिसाल गलत दे दी थी, शॉर्ट टर्म लीज तो है ही साल की है। नहीं, मैंने बोल दिया था कि आगे अगर 4 साल के लिए भी लीज दे दी है, नहीं वो शॉर्ट टर्म लीज है ना, शॉर्ट टर्म लीज सिर्फ शॉर्ट टर्म है। इफ द हेड लीज इज अ शॉर्ट टर्म लीज, लो वैल्यू का जिक्र नहीं है। तो एक बार जब फैसला कर लिया कि सब लीज फाइनेंस है या ऑपरेटिंग है, तो अब फाइनेंस है तो उसके बारे में देखते हैं। लेसर बन के सोचते हैं। लेसर अगर कोई एसेट फाइनेंस लीज पे दे और वो लेसर के पास एसेट बुक्स में था, तो वो एसेट बुक्स में रहेगा या डी रिकॉग्नाइज कर देगा? लेसर फाइनेंस लीज पे एसेट दे रहा है, फाइनेंस लीज पे, वो क्या करेगा? वो एनआईएल डेबिट करेगा, जो एसेट उसने बुक्स में से निकाल दिया वो एसेट क्रेडिट कर देगा, और जो भी प्रॉफिट लॉस वगैरह है वो हो जाएगा। लेसी से पहले लेसर की बात कर रहा हूं कि अगर लेसर को एसेट लीज पे दे रहा था फाइनेंस लीज पे, तो एनआईएल डेबिट करेगा, जो एसेट उसकी बुक्स में ऑलरेडी है वो क्रेडिट कर देगा। अब यही बात इस सब लीज पे लगाते हैं। लेसी की बुक्स में कौन सा एसेट आ रहा है? राइट ऑफ यूज। और अगर उसने ये राइट ऑफ यूज एसेट फाइनेंस लीज पे आगे दे दिया, तो ये काम उसको भी करना चाहिए ना। तो वो अपना राइट ऑफ यूज क्रेडिट कर देगा, एनआईएल रिकॉर्ड करेगा, और इस राइट ऑफ यूज को डी रिकॉग्नाइज करने पे जो एंट्री में बैलेंसिंग आ रहा है वो प्रॉफिट एंड लॉस होगा, क्योंकि उसने राइट ऑफ यूज किसी को आगे दे दिया फाइनेंस लीज पे, तो उसके पास से उसके रिस्क एंड रिवॉर्ड गए, तो वो अपने पास से राइट ऑफ यूज को समझेगा मैंने बेच दिया। क्या हुआ? लेसर अगर अपना पुराना पड़ा हुआ एसेट फाइनेंस लीज पे दे रहा है, तो उसको उसने डी रिकॉग्नाइज करना है ना, तो उस पर प्रॉफिट लॉस हो सकता है। पुराना एसेट अगर लीज पे दे रहा है, फाइनेंस लीज पे, डीलर लेसर नहीं है, बस वैसी लीज पे दे रहा है, तो उसके पास से वो एसेट क्रेडिट बुक वैल्यू पे ही होगा ना, जबकि एनआईएल डेबिट फेयर वैल्यू पे होगा, तो प्रॉफिट लॉस आ सकता है। ये मैंने बताया भी हुआ, नोट्स में भी लिखा हुआ है, लेसर वाले नोट्स में देखा मैंने लिखा हुआ है। तो लेसी चूंकि राइट ऑफ यूज दे रहा है, तो लेसी के मुताबिक उसका राइट ऑफ यूज क्रेडिट होके जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट लॉस में चला जाएगा। लीज लायबिलिटी भी खत्म कर दे, वो राइट ऑफ यूज जो खत्म कर दिया है, नहीं लायबिलिटी रहेगी उसकी, क्योंकि उसकी लायबिलिटी पीछे जो ओरिजिनल है वो खत्म नहीं हो गई। तो एक तरफ उसका लायबिलिटी चल रही होगी और एक तरफ एनआईएल चल रहा होगा। लायबिलिटी से पैसे जाया करेंगे तो फाइनेंस कॉस्ट बना करेगी,
एनआईएल से पैसे आया करेंगे तो फाइनेंस इनकम बना करेगी। ये है अगर सब लीज फाइनेंस इनकम है। पेज 5 के एंड पे जो टेबल है उसके अंदर यही सारी कहानी लिखी हुई है। टेबल के ऊपर जो बी मॉडल जो बहुत मॉडल हमने वो लाइफ एरिया जी जी, सब लीज अगर एक फाइनेंस लीज है तो ये टेबल में लिखा हुआ है जो मैंने सब बताया। हाँ जी, अच्छा, और अगर ये ऑपरेटिंग लीज पे दे रहा है तो फिर लेसर जब एसेट ऑपरेटिंग लीज पे दिया करता है तो अपनी बुक्स में से एसेट निकाल देता है, तो फिर ये भी अपनी बुक्स में से राइट ऑफ यूज नहीं निकालेगा। तो इसकी बुक्स में राइट ऑफ यूज भी आता रहेगा, लीज लायबिलिटी भी आती रहेगी, और चूंकि इसने आगे लीज ऑपरेटिंग लीज पे दी है तो जितना पैसा आया करेगा वो सिंपली उसकी रेंट इनकम हो जाया करेगी। ये अगले पेज के टॉप पे कि अगर सब लीज इज एन ऑपरेटिंग लीज। पांच 7 मिनट लगेंगे, एक छोटा सा सवाल कर ही दें, आप लोग कर दें। दिसंबर 17 पे आए, वही वाला, उसका पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, अच्छा, जिनके पास यासिर साहब की बुक है उसमें ये है पेज नंबर, नई वाली जो है 466 पे है, पॉइंट 1 भी है साथ उसके, ऑन 1 जुलाई 2015 पीएल। अच्छा, उसको ए और बी किया हुआ है वो, असल में जो उसका असल सवाल का पार्ट बी है ना, ये है आईएफआरएस 2, ये आईएफआरएस 2 में किया था हमने, तो इसलिए उन्होंने उसको ए और बी खत्म करके 1 और 2 को ए और बी कर दिया। तो जो पहला वाला हिस्सा है 6 नंबर वाला वो कर दें। कर दें, पॉज कर दें। अच्छा, इसका आंसर चूंकि पार्ट 1 और 2 दोनों सॉल्व किए हुए ना, तो आपको इस पॉइंट 1 के आंसर की फिगर्स ढूंढने में मुश्किल होगी, बता देता हूं। एक तो ये कि एसओएफपी, एक तो इसका एनआईएल आएगा। अच्छा, एनआईएल बनेगा किस पे? एनआईएल बनेगा पीवी ऑफ जीआईएल पे। तो पीवी ऑफ जीआईएल के लिए जो सब लीज वाला पैरा है, यानी 21 मिलियन के रेंटल्स हैं और 5 रेंटल्स हैं, और सब लीज में चूंकि हम लेसर हैं तो हमें तो पता ही होगा ना इम्प्लिसिट रेट, इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट तो लेसी के टाइम देखना होता है, और वो दिया हुआ है इम्प्लिसिट रेट 11%। तो 21 मिलियन पावर 5, 11% की जब डिस्काउंटिंग करेंगे तो एनआईएल की इनिशियल रिकग्निशन आ जाएगी 7.61। एनआईएल बता रहा हूं। फिर इसका स्केड्यूल बना दें। जब आप स्केड्यूल बनाएंगे तो 2017 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन 18 भी बना दें ताकि करंट पोर्शन अलग किया जा सके। तो जब आप स्केड्यूल बनाएंगे तो इसकी इंटरेस्ट इनकम 2017 की निकलेगी 8.54,
ये भी सही है। और जब इसको करंट नॉन करंट तोड़ेंगे तो जो 18 का क्लोजिंग बैलेंस है यानी 51.32 51.32 ये नॉन करंट में आएगा 51.32। और जो अगले साल 18 का प्रिंसिपल है, जो तो कर रहे हैं ना टेबल उस तरीके से जिसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अलग अलग तोड़ते हैं, तो उसमें जो प्रिंसिपल 18 में शो हो रहा है वो करंट है। जो उस तरह बनाते हैं जिस तरह मैंने अब रिपोर्टिंग में पढ़ाया है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की तरह, उसका तरीका होता है कि अगला क्लोजिंग और इस क्लोजिंग का जो डिफरेंस है वो करंट में आएगा। तो 17 का क्लोजिंग टेबल में नजर आ रहा है 65.15 और 18 का क्लोजिंग नजर आ रहा है 51.32, तो जो इनका डिफरेंस है 13.83 वो करंट एसेट्स में आएगा NIL। ये NIL की फिगर्स हैं, नॉन करंट में 51.32 और करंट में 13.83। और इसी का फाइनेंस इनकम जो SOCI में जाएगा वो 8.54 है। ठीक है तीनों फिगर्स? नहीं अच्छा चले, जिन्होंने किया हुआ है ये फिगर्स ठीक है। ये हो गई सब लीज। अब आते हैं जो हेड लीज थी। हेड लीज में लीज लायबिलिटी तो कंटिन्यू होगी, लेकिन जो राइट ऑफ यूज एसेट है वो डीरेकग्नाइज हो जाएगा। तो पहले देखते हैं कि हेड लीज स्टार्ट कहां से हुई थी। तो 1 जुलाई 15 पे जब हेड लीज स्टार्ट होगी तो उसका इनिशियल रिकग्निशन का अमाउंट बनता है 70.66। ये हेड लीज की इनिशियल रिकग्निशन बनी है। 18 मिलियन के 5 रेंटल्स और BPO 1 मिलियन का और 9% इम्प्लिसिट रेट पे डिस्काउंटिंग, इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट पे डिस्काउंटिंग करेंगे, तो ये बन जाती है इसकी इनिशियल अमाउंट। कितने साल बाद सब लीज कर दिया? तो ये जो 70.66 हमने इनिशियली राइट ऑफ यूज बनाया था, चूंकि BPO इन्वॉल्व था तो इसको डेप्रिशिएट कितने पे करना था? 5 साल लीज टर्म पे या यूजफुल लाइफ 6 साल पे? यूजफुल लाइफ 6 साल पे। तो 1 साल इसका गुजरने के बाद 70.66 डिवाइडेड बाय 6 बाकी रह गया था 0.88। तो SOCI में इसको बेचने का प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल आएगा। कैसे? NIL डेबिट 77.61, राइट ऑफ यूज क्रेडिट 58.88 और जो इनका डिफरेंस है वो P&L में गेन चला जाएगा 18.73। और जो हेड लीज है उसकी लीज लायबिलिटी वो बुक्स में रहेगी, उसका डाटा बता देता हूं। हेड लीज की लीज लायबिलिटी फाइनेंस कॉस्ट होगी उसकी 5.31 और उसका जो नॉन करंट पोर्शन आएगा वो 32.51 है और जो करंट पोर्शन आएगा वो 13.83 है। ये 0.1 का आंसर है। चले, सब लीज भी हो गया। अब लीज का आखिरी पोर्शन सेल एंड लीज बैक। सेल एंड लीज बैक के नोट्स पे आ जाए।
सेल एंड लीज बैक नाम से क्या लगता है? सेल कर देंगे और फिर बेच के उदास फिरने लगेंगे, तो फिर हम जाके वापस किराए पे ले आएंगे। तो जिस एसेट को हम बेच रहे हैं उसको हम वापस किराए पे ले रहे हैं। अब इसमें दो बातें हो सकती हैं, या तो हम जो लीज पे ले रहे हैं वो ऑपरेटिंग लीज पे ले रहे हैं या फाइनेंस लीज पे ले रहे हैं। लेकिन लेसी के हिसाब से तो ये बातें नहीं होती, फाइनेंस और ऑपरेटिंग क्या होती हैं? लेसी। दोबारा सुने, एक कंपनी ए है, एक कंपनी बी है। इसका एक एसेट था, एक मशीनरी थी, इसने अपना ये एसेट उसको सेल कर दिया और फिर वापस लीज पे ले लिया। ए और बी में से सेलर कौन है? सेलर ए और ये बायर है। लेसर कौन है? बी। इसको कहते हैं बायर लेसर, इसको कहते हैं सेलर लेसी। तो सेलर लेसी वो है जिसने अपना एक एसेट बेचा और वही एसेट इससे वापस किराए पे ले लिया। लेसी के लिए यह मैटर करता है कि फाइनेंस लीज है कि ऑपरेटिंग लीज है? अभी तक नहीं करता था, अब करेगा। एक्चुअली वो फाइनेंस और ऑपरेटिंग की वजह से नहीं करेगा, उसके लिए एक और रास्ता है, लेकिन अंदर की बात यह कि वो फाइनेंस और ऑपरेटिंग है। इसके बाद मैंने भी पढ़ाना है आपको IFRS 15 रेवेन्यू, लेकिन चलें जितना बेसिक कॉन्सेप्ट होगा। गुड्स का बेचना कब रिकॉर्ड करना चाहिए? जब रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाए। वैसे तो उसके और भी तरीके हैं, तरीके नहीं है, और भी कंडीशंस हैं। कंट्रोल ट्रांसफर है असल चीज, लेकिन आसान अल्फाज में गुड्स का बेचना सेलर तब रिकॉर्ड कर लेगा जब वो रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर कर देगा। अब से पहले हम लेसी में फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज में फर्क नहीं करते थे। सेल एंड लीज बैक में जरूरी होगा फर्क करना, चाहे हम उसको नाम नहीं दे रहे होंगे ऑपरेटिंग फाइनेंस, लेकिन फर्क करना जरूरी होगा। ये जो सेल एंड लीज बैक है ना, सेल एंड लीज बैक, ये है एक ही ट्रांजेक्शन। यानी ऐसा नहीं है कि उसने उसको एसेट बेच दिया, घर आ गया, 2-3-4 महीने गुजरे, एसेट से उदास होने लगा, फिर वापस गया उसके पास, ने कहा वापस कर दो यार, ने कहा लीज पे ले लो। ऐसा नहीं है, ये ट्रांजेक्शन है सेल एंड लीज बैक। ये प्लान्ड ट्रांजेक्शन है। ये है ही इसलिए कि एसेट इसको बेचना जरूर था क्योंकि पैसे चाहिए थे, फिजिकली नहीं देना था, फिजिकली अपने पास ही रखना था। तो जो सेल एंड लीज बैक होता है वो एक्चुअली एक मोड ऑफ फाइनेंस होता है, सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है कि एसेट बेच दिया क्योंकि पैसे चाहिए थे, लेकिन एसेट भी चाहिए था, इसलिए वो एसेट किराए पे ले लिया। तो बेचा तो सारे के सारे पैसे फौरन मिल गए, लेकिन किराए पे लेने से क्या होगा? देने किस्तों में होंगे। तो ये एक फाइनेंस का सोर्स है। जब ये एसेट नहीं बेचा था, जब ये एसेट नहीं बेचा था, तो इस एसेट के रिस्क एंड रिवॉर्ड का मालिक कौन था? कंपनी ए। बेच दिया और फाइनेंस लीज पे वापस ले लिया। दोबारा, जब बेचा नहीं था तो कंपनी ए इसके रिवॉर्ड का मालिक था क्योंकि मालिक था। जब इसने बेचा तो लीगल ओनर ये बन गया, और इसने जब फाइनेंस लीज पे एसेट उसको दे दिया, तो फाइनेंस लीज तो होती ही वही है जिसमें रिस्क एंड रिवॉर्ड लेसी के पास चले जाए। तो इससे पहले भी रिस्क एंड रिवॉर्ड किसके पास थे, और सेल और लीज बैक के बाद अब भी रिस्क एंड रिवॉर्ड किसके पास है? तो एज पर IFRS 15 इसका एसेट सेल ही नहीं हुआ। लीगली सेल हुआ है लेकिन वो सेल नहीं हुआ। सेल हुआ है लेकिन सेल नहीं हुआ है, यानी कागजों में वो सेल है लेकिन IFRS 15 की कंडीशंस लगाते हुए वो सेल नहीं है। इसके लिए हेडिंग है ट्रांसफर। ट्रांसफर मतलब बेचना। इज नॉट अ सेल, एक ये केस है। दूसरा केस, एसेट बेचने से पहले रिस्क एंड रिवॉर्ड का मालिक कौन था? ए। जब इसने बेचा तो ये मालिक बन गया। इसने ऑपरेटिंग लीज पे एसेट दे दिया, तो ऑपरेटिंग लीज में रिस्क एंड रिवॉर्ड का मालिक लेसर ही होता है। तो पहले मालिक वो था, अब मालिक ये बन गया। इसका मतलब हो गई सेल।
तो एक केस है ट्रांसफर इज अ सेल और एक केस है ट्रांसफर इज नॉट अ सेल। और इसका एग्जाम में पहचानने का, वैसे तो बताना चाहिए कि ट्रांसफर इज अ सेल या इज नॉट अ सेल, लेकिन एग्जाम में पहचानने का तरीका यही है कि आप देखिए लीज फाइनेंस है कि ऑपरेटिंग है। अगर लीज फाइनेंस है तो ट्रांसफर इज नॉट अ सेल, और अगर लीज ऑपरेटिंग है तो ट्रांसफर इज अ सेल। पहचान लिया, लग गया पता कि ट्रांसफर इज अ सेल है या ट्रांसफर इज नॉट अ सेल है। फाइनेंस लीज हो लेकिन फिर भी सेल हो जाएगा। असल में आईएएस ने ना फाइनेंस लीज ऑपरेटिंग लीज नहीं कहा, वो तो मैं कह रहा हूं। आईएएस ने सिर्फ इतनी सी बात की है कि जो क्राइटेरिया आईएफआरएस 15 ने बताया है ट्रांसफर का, वो पूरा हो रहा है तो फिर सेल है, अगर पूरा नहीं हो रहा तो। लेकिन उसको समझने की बात यह है कि तभी होगा जब फाइनेंस लीज होगी। तो इसलिए यह पहचानने का तरीका है कि अगर लीज बैक फाइनेंस है तो ट्रांसफर इज नॉट अ सेल, और अगर लीज बैक ऑपरेटिंग है तो फिर ट्रांसफर इज अ सेल। पहले इसमें आसान वाला पढ़ते हैं जिसमें प्रैक्टिस की भी जरूरत नहीं है खास। ट्रांसफर इज अ सेल, ट्रांसफर इज अ सेल, इसकी क्या मैंने पहचान बताई है? अगर लीज ऑपरेटिंग लीज नहीं सॉरी, ट्रांसफर इज नॉट अ सेल, ये आसान वाला है। ट्रांसफर इज नॉट अ सेल, इसकी पहचान क्या है? ट्रांसफर इज नॉट अ सेल, फाइनेंस लीज की ऑपरेटिंग लीज? फाइनेंस लीज। एसेट पहले इसकी बुक्स में था, अब उसने लीगली बेच दिया, लेकिन कंट्रोल अब भी ए के पास ही है। तो जब ट्रांसफर इज नॉट अ सेल तो ए को अपनी बुक्स में से ये डीरेकग्नाइज करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। तो ये इसकी बुक्स में एज अ पीपीई आता रहेगा। अगर ट्रांसफर इज नॉट अ सेल तो टेक्निकली हो क्या रहा है, ये एसेट पहले भी इसका था, एसेट अब भी इसका है, और इसकी लीज वाली क्या पहचान बताइए ट्रांसफर इज नॉट अ सेल की? फाइनेंस लीज। तो फाइनेंस लीज में क्या होता है कि लेसर अपने सारे पैसे पूरे कर रहा होता है फाइनेंस लीज। तो हुआ क्या होगा कि इसने इससे ये मशीन लेट से 20 मिलियन की खरीदी होगी, और चूंकि वो फाइनेंस लीज पे दे रहा है तो वो इंस्टॉलमेंट्स की शक्ल में 20 मिलियन पूरे कर लेगा ना। ये इंस्टॉलमेंट्स की शक्ल में 20 मिलियन पूरे कर लेगा। एसेट पहले भी इसका था, एसेट अब भी इसका है। आज उसको पैसे मिल रहे हैं कि दे रहा है? मिल रहे हैं। क्यों? आज पैसे मिल रहे हैं और कल को इंस्टॉलमेंट्स की शक्ल में पैसे जाएंगे। आज ले रहा है 20 मिलियन और कल को वापस 20 मिलियन से ज्यादा करेगा। तो टेक्निकली इसने ये लोन लिया है। एसेट पहले भी उसके पास था, अब भी उसके पास है, बस कागजों में ट्रांसफर हुआ है। तो ये ऐसा ही है जैसे उसने एसेट गिरवी रखा है और लोन लिया है। तो फिर इसकी अकाउंटिंग भी ऐसी ही होगी कि एसेट इसकी बुक्स में रहेगा और इस 20 मिलियन की अकाउंटिंग ऐसे होगी जिस तरह इसने लोन लिया है, कैश डेबिट और फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट। और आइंदा से उस फाइनेंशियल लायबिलिटी को जब पे ऑफ किया करेगा तो बिल्कुल आईएफआरएस 9 फॉलो होगा, अमॉर्टाइज कॉस्ट आईएफआरएस 9। एसेट इसने अपनी बुक्स में रखा और टेक्निकली इसने उससे लोन लिया, तो फिर इसने भी टेक्निकली एसेट तो ना खरीदा, इसने क्या किया? लोन दिया है। तो ये अपने पास मशीन रिकॉर्ड नहीं करेगा, ओनर है लेकिन ये मशीन रिकॉर्ड नहीं करेगा, और ये ऐसे ही करेगा जैसे इसने किसी को लोन दिया है, और वो उसका फाइनेंशियल एसेट होगा आईएफआरएस 9 के मुताबिक, और आइंदा आईएफआरएस 9 के मुताबिक मुय्यर होगा। नोट्स के आखिरी पेज पे आए, ये बता दिया आपको। कोई एक्स्ट्रा फायदा करेंगे क्या? पैसे मिल रहे हैं ना, लोन लेने देखो लोन लेने का ये होगा कि इसको कोई लोन ही नहीं दे रहा होगा, क्योंकि बैंक लोन देगा तो किसी वजह से ही देगा ना, देखेगा कि वो बिजनेस प्रॉफिटेबल है कि नहीं है और उसके आगे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, तो ही लोन मिलते हैं। लेकिन सेल एंड लीज बैक में बैंक को एक तसल्ली है कि वो एसेट जितनी वर्थ का है उससे ज्यादा वो लोन भी नहीं देगा। तो इसके पास से
अगर हम देखें तो सिक्योरिटी है। जिस एसेट की वैल्यू के बराबर उसने लोन दिया है उस एसेट के कागज ये पहले ही अपने नाम कर चुका हुआ है। तो ये नॉर्मली आसानी से मिल जाता है। मतलब मैं जिस कंपनी में जॉब करता था, बड़ी फारिग कंपनी थी, उसके बाद फिर वो बेहतर हो गए थे, तो उन्होंने बड़े पता नहीं सब कुछ तो उन्होंने सेल एंड लीज बैक दे दिया था। क्योंकि लॉसेस में थे तो उनको लोन शोन को देता नहीं था, तो उन्होंने सारा कुछ सेल एंड लीज बैक कर दिया हुआ था। तो ये फाइनेंस के लिए होता है, लोन लेने के लिए। जी केस 2 डन, पढ़ लिया, कहां लिखा? ठीक है। अच्छा, केस 1 काफी टेक्निकल है, वो बीच में ब्रेक ना ही डालूं तो पहले ब्रेक कर लेते हैं, पहले नमाज पढ़ लें फिर केस 1 कराता हूं। मैंने ये बात आपको कुछ सुनी सुनी लग रही है कि ये जो आपस में मिलना मिलाना है खानदान में, इसमें नाराजगी रखना, मुंह फेर लेना है? 2 बार हो गई। हाँ ठीक, हाँ जी। जब हमें कोई मसले होते हैं ना, कोई किसी की बात बुरी लग गई, फैमिलीज में होता है अक्सर इस तरह, फैमिलीज में ज्यादा है और वैसे भी दोस्तों में होता है कि जब हमारे साथ कोई बुरा करता है और हम उससे कट ऑफ कर लेते हैं तो नाक का मसला बन जाता है कि माफ नहीं करना उसको सारी जिंदगी। यानी ये बड़े बूढ़ों की एक फखर की बात होती थी कि माफ नहीं मैंने किया उसको सारी जिंदगी, नाकें रगड़ी उसने, मैंने कभी माफ नहीं किया। ये कोई फखर की बात नहीं है, ये बेकार बात है। क्योंकि इससे क्या होता है, शैतान क्या बताता है कि जितना तुमने स्टैंड लिया था, जितना तुमने अकड़ दिखाई थी, अब अगर तुमने माफ कर दिया तो तुम तो नीचे लग गए, तुम्हारी तो इज्जत कम हो जाएगी। सही मुस्लिम में रिवायत है सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका देने से माल कम नहीं होता और जो बंदा माफ कर देता है अल्लाह उसकी इज्जत बढ़ाता है, और जो बंदा अल्लाह ताला के लिए आजी इख्तियार कर लेता है अल्लाह ताला उसका दर्जा बुलंद करता है। तो अगर माफ कर रहे हैं तो अल्लाह इज्जत बढ़ाएगा। एक और हदीस मुझे याद आ गई कि अगर माफ करने से किसी की इज्जत कम हो जाए तो क़यामत के दिन मुझसे ले ले, तो माफ करने वाला बने। और ये जो खानदानों में मसले होते हैं ना, अब आप लोग जवान हैं, आप नई नस्ल हैं, आप इसको बदलें, क्योंकि आपके बड़े बूढ़ों में ये बहुत ज्यादा होगा मसला। फलाने चचा से नहीं मिलना, फलाने ताया से नहीं मिलना, फलानी फप्पो, फलाने मामून, सबसे कट ऑफ है। मोस्टली नानकों साइड से ही होता है? वो देखते देखते हैं घर में डोमिनेटिंग कौन है। अगर अम्मा डोमिनेटिंग है तो दादकों से कट ऑफ होता है, अगर अब्बा डोमिनेटिंग है तो नानकों से कट ऑफ होता है। ये सही नहीं है, ये बहुत ही नापसंदीदा बात है। तो आप लोग बदलें इस चीज को, आप लोग, और यकीन करें इसमें अगर आप इसको बदलेंगे, अगर आप रिकंसिलिएशन कराएंगे तो इससे आपके जो बड़े हैं उनकी इज्जत कम नहीं हो जाएगी। वरना लगेगा आपके अब्बा जी कहेंगे कि बाप की नाक कटा दी तुमने, नहीं नहीं कटेगी नाक, उतनी ही रहेगी, बल्कि अल्लाह के सामने इज्जत बढ़ जाएगी। तो आप लोग जवान हैं, आप लोग अगली नस्ल हैं, आप लोग शऊर रखते हैं, तो आपके खानदानों में अगर इस तरह के मसले हैं तो उनको रिजॉल्व करवाएं, वरना ये नस्ल दर नस्ल चलते जाते हैं। 76 में मिलते हैं।